जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मगध स्टडी सेंटर के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के रसायन विज्ञान के, है ना, चैप्टर नंबर 1, है ना, के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। ठीक ना। इससे पहले हमने आपको दो लेक्चर के बारे में, दो वीडियो आपको पिछले क्लास में करा दिए हैं, 2 क्लास में। ठीक ना। आज ये, है ना, आज हम कराने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में बताने वाले हैं कि रासायनिक संयोजन के क्या क्या नियम है। ठीक ना, चैप्टर 1 से। ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें जितने भी नियम है उसको पढ़ेंगे और इससे संबंधित और पिछले जितने भी वीडियो बताए हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो रासायनिक संयोजन क्या है? ठीक ना, रासायनिक संयोजन के नियम, है ना, इसको समझिए। तो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से क्रिया कराकर नया पदार्थ बनाया जा सकता है। ठीक है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को क्रिया कराकर नया पदार्थ बनाया जा सकता है, अर्थात पदार्थ का मिलना या जुड़ना। ठीक ना, क्या कहलाता है? रासायनिक संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक संयोजन कहलाता है। ठीक ना। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। H2 और O2 से बना है H2O। ठीक है। तो यहाँ क्या है? H2 ये भी गैस, O2 ये भी गैस। इन दोनों के संयोग से, है ना, यानी कि परस्पर मिला है, तो क्या बना है? एक नया पदार्थ बना है जिसका नाम है जल, H2O। ठीक है, इसको संतुलित करेंगे। H2 यानी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, ये तो ठीक। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन O2 यानी 2 कण है और यहाँ पर 1, तो हम संतुलित कैसे करेंगे? हम यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ संतुलित हो गया ये वाला। और यहाँ भी 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी कि ये भी संतुलित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। आपने क्लास 10th में इस प्रकार से संतुलित करना सीखा होगा। ठीक है, समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं A+B2 कोई क्या है? पदार्थ है, अभिकारक है। ठीक है, 10 ग्राम इसका क्या है? वेट है ना। और C+D ये उत्पाद है, यानी ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, यानी कि इससे ये बना है। ठीक है, 10 ग्राम, यानी कि दोनों को जब भार होगा क्या होगा? यानी वजन क्या होगा? समान होगा। ठीक है, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रासायनिक संयोजन क्या होते हैं कि एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ से क्या करते हैं? परस्पर क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना? जल बना, नया पदार्थ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला। अब है आपका नियम 1, यानी कि रासायनिक संयोजन के पहला नियम क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है पदार्थ की अनुस्वारता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। इस नियम का प्रतिपादन, यानी कि इस नियम का प्रतिपादन कितना ईस्वी में किया था? 1774 ईस्वी में फ्रांसीसी, है ना, फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस देश का क्या था? रसायनज्ञ। ठीक ना। तो वो कौन थे? तो लेवोसियर साहब थे। ठीक ना, ले क्या था? ठीक है, क्या किया था? तो इसका खोज किया था, नियम का प्रतिपादन यानी नाम दिया, पदार्थ की अनुस्वारता का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है कि सभी रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों में अभिकारकों, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, अभिकारकों रिएक्टेंट का कुल द्रव्यमान यानी कुल भार, ठीक ना, प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल, ठीक है, तो उसके कुल द्रव्यमान के क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों के कुल रासायनिक परिवर्तन हो या भौतिक परिवर्तन हो, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है क्या होगा? दोनों का बराबर होगा। ठीक है, कैसे? तो यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ है भौतिक, और एक बात लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी पढ़ लीजिए। पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। पदार्थ को क्या किया जा सकता है? न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये बात है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि H2O ठोस रूप में है 20 ग्राम, मान लीजिए कि 20 ग्राम का H2O यानी कि जल का क्या है? एक
क्या है, सिली है, समझ लीजिए। एक कोई ऐसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था में है, वो 20 ग्राम का है, ठीक है। और H2O यहाँ क्या है, द्रव यानी कि जल की अवस्था में है, यानी कि दोनों का जो भार होगा वो अलग अलग होगा या बराबर होगा। क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है। आयतन नहीं, क्या यहाँ पर कहेंगे भार, ठीक है। दोनों क्या होगा, सेम होगा, यानी 20 ग्राम है तो 20 ग्राम होगा, जल में रहे चाहे ठोस में रहे, ठीक है। वो भौतिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन में समझिए, H2+O2 है ना, रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है ना। तो H2+O2, ठीक है, से बना है, यहाँ O2 लगाएंगे, ठीक है, H2+O2, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना है, 2H2 बना है, ठीक है। क्या बना है, 2H2 बना है, यानी कि संतुलित करके बनाया है, जहाँ 2 लगा दिए, यहाँ भी 2 लगा दिए, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये 4:2 में है, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4 हो गया, और ये कितना है, इसके कारण कितने हैं, 2 है, यानी कि 4:2 है। और यहाँ पर कितना है, 2 दूनी 4, और ये है ना O2, ठीक ना, यानी कि 2 लगा है, यानी कि ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यानी कि 4:2 हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों का क्या है, अनुपात क्या है, सेम है, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो गया कि दोनों का क्या है, द्रव्यमान क्या है, बराबर है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में भी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला है, अगला नियम क्या है, अगला नियम के बारे में समझिए। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात का नियम किस प्रकार से होता है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो स्थिर अनुपात का नियम, तो आइए देखिए, इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट, ठीक नहीं, ध्यान दीजिएगा, प्राउस्ट ने 1799 में, है ना, 1700 कितना में, 99 ईस्वी में, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात किसी भी यौगिक में उनके तत्वों के अनुपात हमेशा समान रहता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि किसी भी यौगिक रहेगा, उनका तत्व का अनुपात क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा, चाहे वो किसी भी क्या हो, विधि से निर्मित हो, कैसे भी निर्मित हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो उदाहरण में, H2O में H यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है ना, द्रव्यमान के अनुसार 2:1 परमाणु के अनुसार, ठीक है। द्रव्यमान के अनुसार 1:8 हुआ, और परमाणु के अनुसार कितना हुआ, 2:1 अनुपात के अनुसार, चाहे वो किसी भी विधि से निर्मित हो। ये भी बात वही लिखा है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। H2O, H2O क्या है, ये जल है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक यौगिक है, परिवर्तन नहीं, यौगिक यानी कि जल 2 पदार्थ से मिलकर बना है यौगिक, ठीक है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो ये कितने अनुपात में है, 2:1 में, यानी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो रासायनिक यौगिक, कार्बन कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 2 कण है, तो यानी कि 1:2, ठीक है। दोनों क्या हो गया, समान है, चाहे वो कैसे भी हो, ठीक है, कैसे भी निर्मित हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट क्या है, यानी कि नियम क्या है, वो देखिएगा। 3 नंबर है गुणित या बहुत अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक। अब ये कौन दिए थे इसका नियम, तो वह है जॉन डाल्टन साहब ने दिए थे, ठीक है ना, गुणित या बहुल अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व क्या करते हैं, 2 तत्व परस्पर क्या करते हैं, संयोग करते हैं, यानी कि मिलते हैं, ठीक है, आपस में, परस्पर मतलब क्या, आपस, ठीक है, संयोग मतलब मिलना, ठीक है ना, कह सकते हैं, करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। यह ध्यान दीजिए, तब उनके एक तत्व ध्यान दीजिएगा, एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व से एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, निश्चित भार से, यानी कि 2 तत्व रहेगा ना, तो एक तत्व क्या करेगा, एक तत्व में क्या निश्चित भार रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 है, यानी हाइड्रोजन, इसका जो अनुपात क्या है, यानी कि भार क्या है, समान है, ठीक है। परस्पर सरण अनुपात में भी होते हैं,
ये भी कहा गया है कि सरल अनुपात में होते हैं। तब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिए, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहला और दूसरा नंबर जल, यहाँ H2O होगा, H2O जल, और यहाँ है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखे हैं H2O, यानी कि दो क्या है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, ये लिख दिए 2:16, ठीक। और यहाँ पर है H2O2, यानी कि 2 कितना हो जाएगा, 2 कण है, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे 16 एकम, यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे तब आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 1:2 हो गया। यहाँ भी यही दिखाया गया है 16:32 को जब हम काटते हैं, ठीक ना, यानी सरल अनुपात में लाते हैं तो क्या होता है 1:2 होता है, ये सरल अनुपात में होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। और यहाँ भी कुछ पॉइंट है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या लिखे हैं, हाइड्रोजन का भार निश्चित, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसका भार क्या है, दोनों का क्या है, निश्चित है, 2 और 2 ही है। और ऑक्सीजन का भार भिन्न है, यानी अलग है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 16 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 32 है, यानी कि दोनों का क्या है, भार भिन्न है, ठीक ना। यानी इसमें 16 है, इनमें 32 है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। ये बात आपको पॉइंट में यहाँ पर लिख के दिखाए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या नियम है। तो अगला नियम आइए देखते हैं, अगला नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है ना। क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो आइए देखते हैं इस नियम में क्या कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन 1792 ईस्वी में रिचर नामक के एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना, रसायनज्ञ थे कह सकते हैं, ने किया। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के भार को रासायनिक रूप से अलग अलग किया, है ना, किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करने वाले भार होते हैं, उनके सरल गुणित होते हैं, ठीक है। तो इस नियम में क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा, ठीक ना, उसका भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग रहेगा, ठीक है, किसी तीसरे पदार्थ की समरूप भारों में क्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं दो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, किसी तीसरे पदार्थ कार्बन है, ठीक है, इससे क्या करते हैं, तीसरे पदार्थ समरूप भारों से क्रिया करते हैं, यानी कि इससे क्रिया करेंगे, ठीक ना। हाइड्रोजन और कार्बन से क्रिया क्या बना है, CH4, यानी कि, है ना, मिथेन कर सकते हैं, है ना। तो इसका अनुपात लिखे हैं। और यहाँ पर क्या है, C और O से क्रिया करके बना है CO2, और H से और O से क्रिया करके क्या बना है, H2O बना है, ठीक है ना। सभी को हम सरल अनुपात में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं CH4, है ना। तो CH4 है, यानी कार्बन कितना है, कार्बन को होता है 6, द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका 12, और हाइड्रोजन है 4, यानी कि 12:4। उसके बाद फिर कार्बन है, तो कार्बन 12 हो गया, 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन क्या है, इसके 2 कण है, तो 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो इसको हम सरल अनुपात में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ 4 एकम 4 और 4 8 32, यानी कि 1:8। यहाँ भी वही बात लिखे हैं कि 4 एकम 4 4 8 32, ये हो गया सरल अनुपात में, ठीक, 1:8। ये भी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये अलग है H2O, ये कार्बन वाला नहीं है, तो हम इसको अलग लिखे हैं। तो H2 यानी कि 2, और ऑक्सीजन है, यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये 2 और 16 को जब सरल अनुपात में काटेंगे तो 2 एकम 2 2 8 16, तो देखिए, ठीक, ये हो गया 1:8, यहाँ भी है 1:8, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो यही इस नियम है ना, कहना था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपको समझ आ गया होगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है। ठीक है, तो आगे 5वां नंबर है गैलो-सैक का नियम। गैलो-सैक का नियम क्या होते हैं? तो इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक जोसेफ लुइस गैलो-सैक, यानी कि उनके नाम पर ही है, ने किया। ठीक ना, कौन किया था इस नियम का प्रतिपादन? तो वो खुद किए थे, जोसेफ लुई गैलो-सैक, उनके नाम पर ही ये है, आराम से याद हो जाएगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, प्रयोग किए गए व उत्पन्न किए गए गैसों के आयतन, है ना, या प्रयोग किया गया हो या उत्पन्न किया गया हो किसी भी विधि से। ठीक है, तो गैसों का जो आयतन होगा जब ताप व दाब, जब ताप देंगे और दाब देंगे कि क्या होगा कि समान परिस्थितियों में पाए जाते हैं, तो ऐसे ही सरल अनुपात में रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन और Cl, क्लोरीन से क्या हो क्रिया करके बना है HCl, है ना, 2HCl बना है। ठीक है, क्या बना है 2HCl। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखें, एक्स को H2, हाइड्रोजन गैस जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं H2 लिखेंगे। ठीक ना, और Cl2 क्लोरीन गैस। ठीक है, तब बना है, इसको हम संतुलित करेंगे, हम 2 लगा देंगे तो क्या बनेगा 2HCl बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कितना है, 1 इकाई है, यानी कि हाइड्रोजन, और क्लोरीन भी 1 इकाई है, 1 है, और यहाँ पर जो है क्लोरीन कितने, HCl कितना है 2 इकाई में है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसका अनुपात कैसे लिखेंगे, सरल अनुपात लिखेंगे तो 1:1:2, यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, यही हो गया सरल अनुपात, अनुपात में लिखेंगे तो इस प्रकार से। ठीक है, चलिए हो गया, इसमें कुछ नहीं था, बस इतना ही कि ठीक है। तो आइए आप उदाहरण समझिए, एक और उदाहरण है नीचे, 2 आयतन हाइड्रोजन, 1 आयतन ऑक्सीजन, सहयोग है ना, कि मिलते हैं। ठीक है, एक दूसरे से करके क्या होते हैं, 2 आयतन जलवाष्प बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाते हैं, 2 आयतन जलवाष्प बनाते हैं। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन परस्पर, यानी कि एक दूसरे में क्या होता है, सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, 2:1। सो कैसे, तो यहाँ देख सकते हैं H2 + O2, है ना, क्या है H2 + O2 से बना है H2O, और संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ भी 2 लगा दिया गया है। ठीक है, तो क्या संतुलित, यहाँ कितना है 2 इकाई, और यहाँ कितना है ना 1 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 इकाई जो है किसका है, ये है इसका, ये जो लिखा है 1 इकाई, और ये है 2 इकाई इसका, और इसमें है 2 इकाई, एक बच गया है, इसको हम इधर लिख देते हैं 2 इकाई। ठीक, अब सही है। तो इसको हम जब सरल अनुपात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ कितना है 2, ठीक है, यहाँ कितना है 2, और ये यहाँ कितना है 1 है, और यहाँ है 2, तो शुरू से कितना है 2, तो 2 लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्या है 1, तो 1 लिख दिए, और 2 अनुपात लगा दिया गया, सरल अनुपात हो गया। ठीक है, यही तो है करना, बस 2 अनुपात 1 में हो गया, जो कह रहा है उदाहरण में ही आपको यहाँ पर दर्शाना है। चलिए, ये क्लियर है आपका, चलिए आगे देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण के बारे में समझिए। देखिए उदाहरण है कि इस उस प्रकार से समझिए, तो बस ये क्वेश्चन के रूप है। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में ये उदाहरण है, यदि 80 ml हाइड्रोजन क्लोरीन से पूर्ण रूप से क्रिया करती है तो आवश्यक आयतन तथा बने हुए HCl का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन है यहाँ पर H2 + क्लोरीन Cl2। ठीक है, तो क्या बना है HCl बना है, और इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ कितना है 1 इकाई है हाइड्रोजन का, यहाँ क्लोरीन का 1 इकाई है, और HCl का 2 इकाई है। ठीक है, ये तीनों यहाँ लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना है 80 ml है, तो क्लोरीन दोनों को बोला जा रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन कितना कितना हो जाएगा 80 ml हो जाएगा, दोनों सेम। ठीक, और 2HCl, जब HCl बनेगा तो क्या होगा 2 गुना हो जाएगा, 80 × 2
ठीक है। तो 80 गुना 2 ml हो गया, तो 80 दूने कितना हो गया, 160 ml हो जाता है। ठीक है, ये HCl हो गया, यानी कि 160 HCl इसका क्या है, आयतन है। HCl का आयतन कितना बना, 160 ml बना। ठीक है, और इसको जब हम सरल अनुपात में लिखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कितना है, एक, यहाँ एक और यहाँ भी एक है, तो 1:1:1, ये हो गया आपका सरल अनुपात। क्या है, सरल अनुपात। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये भी उदाहरण समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे आपका कुछ एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखिएगा, क्या यदि 20 ml हाइड्रोजन क्लोरीन से 1/2 आयतन अभिक्रिया करता है तो बने HCl की मात्रा तथा बचे हुए हाइड्रोजन की मात्रा ज्ञात करें। ठीक ना, HCl की मात्रा तथा बचे हुए हाइड्रोजन की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन कितना है, तो 20 ml है, तो हमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, H2 है ना, H2 एंड H2 कितना है, तो आपका ये है 20 ml, कितना है 20 ml। ठीक है, 20 ml लिख दिया। ठीक है, और क्या कहता है, 20 ml हाइड्रोजन क्लोरीन से कितना है, 1/2 आयतन है, तो हम लिखेंगे 20 गुना 1/2, काटेंगे कितना हो जाएगा, 10 ml, कितना हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इसका अभिक्रिया करेंगे H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो इसका कितना है, 1 इकाई है, यहाँ लिखेंगे 1 इकाई, यहाँ कितना है, 1 इकाई, 1 इकाई, ये भी है 1 इकाई। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, 2HCl, डायरेक्ट हम संतुलित कर देते हैं, 2 लगा देते हैं। ठीक है, क्या कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। ठीक है, इसलिए 2HCl लगा दिए। तो ये हुआ आपका कितना हो गया, यहाँ 2 इकाई हो जाता है, 2 इकाई। ठीक ना, तो आइए, तो यहाँ पर जो है कितना निकला हाइड्रोजन, तो 10 ml निकला है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 ml। क्लोरीन भी कितना होगा जाएगा, 10 ml, कि दोनों लिए बोला जा रहा है। ठीक ना, हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 ml हो जाएगा, दूना हो जाएगा 20 ml हो जाएगा। ठीक है, और बचा हुआ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बचा हुआ हाइड्रोजन बराबर कितना हो जाएगा, 10 ml। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक ना, कि HCl की मात्रा कितना है, और HCl का मात्रा क्या हो जाएगा, 20 ml। ठीक ना, और तथा बचा हुआ हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, तो वह है आपका 10 ml। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आइएगा, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भैया, इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यदि 100 ml हाइड्रोजन से क्रिया कराकर अमोनिया बनाया गया तो प्रयुक्त हाइड्रोजन की मात्रा तथा बने हुए अमोनिया की मात्रा बताएं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे ये बताते हैं आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है अभिक्रिया लिखेंगे, N2 नाइट्रोजन
N2 प्लस H2, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे, क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा NH3, क्या बनेगा NH3, है ना, अमोनिया। इसको NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमोनिया। यहाँ हम लिख भी देते हैं अमोनिया, अमोनिया, ठीक, अमोनिया, ठीक है ना। तो ये हो गया। और ये क्या है, एक इकाई है, एक इकाई, ठीक है। ये भी कितना है, ये आपका जो है हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना, 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, नाइट्रोजन 2 हो गया, और 2 तिया 6, यानी कि हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा 3, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम 3 इकाई, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 2 इकाई, ठीक है, 2 इकाई हो गया। अब देखिए इसका जो है N2 ये कितना है, 100 ml है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 100 ml लिखेंगे यहाँ पर, 100 ml, ठीक, 100 ml। और यहाँ कितना है, 3 इकाई है, कितना हो जाएगा, 300 ml, और यहाँ कितना हो जाएगा, 200 ml, 200 ml। और यहाँ पर जो अमोनिया का सरल अनुपात बनेंगे, क्या बनेंगे, तो यहाँ एक, यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है, तो क्या बन जाएगा, 1:3 अनुपात क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया आपका सरल अनुपात, ठीक है। ये क्या है आपका सरल अनुपात लिख दिए हैं, सरल अनुपात लिख देते हैं, सरल अनुपात, अनुपात, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कि पूछा गया था कि क्या बताने के लिए, हाइड्रोजन की मात्रा तथा बने हुए हाइड्रोजन की मात्रा तथा बने हुए अमोनिया की मात्रा बताएं, ठीक है। यही हो गया आप इसके सॉल्यूशन। 200 ml जो है NH3 बना, यानी अमोनिया, ठीक, था हाइड्रोजन। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 600 ml अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का उपयोग करना होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, N2 प्लस H2 से बनेगा NH3, NH3, ठीक है। और यहाँ पर हम संतुलित पहले कर लेते हैं, यहाँ पर लगाना पड़ेगा कितना, 2 है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर लगाना 2 है, ठीक है, यहाँ तो 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, 3 6, यानी कि यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हो गया संतुलित। अब हम इसका जो इकाई है वो भी लिख देते हैं, यहाँ है 1 इकाई, और यहाँ कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 इकाई, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 2 इकाई, ठीक है। और यहाँ जो है लिखेंगे ऐसे करके 100 ml गुना 3 लिख सकते हैं, तो हो गया ना 300 ml अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, इसको भी लिखेंगे 300 ml गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इकाई है। और यहाँ पर लिखेंगे 200, क्योंकि 200 2 इकाई है, 200 ml गुना 3 बराबर कितना हो गया, 600 ml कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितना हो जाता है, ये N2 हो जाता है आपका 300
ml। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 2 शून्य है तो हो जाएगा 900 ml। ठीक है, और यहाँ पर 600 ml, 600 ml हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है और हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन का हो गया 300 ml और हाइड्रोजन का है 900 और अमोनिया हो गया 600। ठीक ना, अमोनिया यानी कि 600 आपका निकल गया है, 600 ml लिखा हुआ था, यही इस क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। ठीक ना, जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं आज इस वीडियो में हम आपको ये भी बता ही देते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1 है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण में अवयवों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी अवयव है, पदार्थ है, ठीक ना, तो उसको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, तो कैसे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमक और क्या पानी का मिश्रण में क्या हो जाएगा कि ये आपको अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में सममांगी मिश्रण क्या है। हमने आपको सममांगी मिश्रण के बारे में पिछले क्लास में बताए थे। ठीक ना, बहुत ही अच्छे से डिटेल में फिगर के साथ, इमेज के साथ, है ना, फोटो भी लगा दी, यानी कि फोटो लगा कर आपको समझाए थे। ठीक ना, किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, आप पहचान कर सकते हैं कि सममांगी मिश्रण कौन है, विषमांगी मिश्रण क्या है, सभी के बारे में, यौगिक क्या है, तत्व क्या है, सभी के बारे में बताए हैं। ठीक ना, लेक्चर 1 और 2 में आप जरूर देखिएगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, निम्नलिखित में सममांगी मिश्रण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर है ना डी हो जाएंगे, जो कि है नमक तथा पानी। ये क्या है, सममांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्या है, सममांगी मिश्रण का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है रासायनिक संयोजन के कितने नियम है। तो अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि रासायनिक संयोजन के कितने नियम पढ़े हैं, 5 नियम पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से नियम थे एक बार बता देते हैं आपको। तो पहला क्या था नियम, पहला नियम था पदार्थ की अनस्वरता का नियम। दूसरा था, पहला नियम क्या था, पदार्थ की अनस्वरता का नियम, और दूसरा नियम क्या था, स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा अनुपात क्या था, गुणित या बहुल अनुपात का नियम, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, और चौथा क्या था, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और पांचवा एक और था, है ना, एक और था जिसका नाम है गैलो-सैक का नियम। ठीक है, ये 5 नियम पढ़े थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो यही क्वेश्चन आ गया, देखिए कि क्वेश्चन है पदार्थ की अनस्वरता का नियम किसने दिया था। चौथा प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। तो चौथा प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लेवोसियर। क्या हो जाएंगे, लेवोसियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखिए ध्यान से कि क्या कहता है कि पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, किसने कहा था। पदार्थ को क्या किया जाता है, न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, किसने कहा था। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लेवोसियर। क्या हो जाएंगे, लेवोसियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, CO2 में कणों का अनुपात क्या है। तो CO2 में कणों का अनुपात क्या है, तो कणों का अनुपात है, कार्बन 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक ना, 1, और ऑक्सीजन 2 है 2 हो जाएगा, यानी कि 1 अनुपात 2 है। ये प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है आप देख सकते हैं, 1 अनुपात 2 ये है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़िए, किसी भी भौतिक में उनके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है, चाहे वो किसी भी विधि से निर्मित हो। यह वाक्य किसने कहा था, यह वाक्य किसने कहा था। 7वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा, है ना, 7वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोस्ट ने कहा था। क्या कहा, कौन कहा था, प्रोस्ट, है ना, कहा था।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है गुणित या बहुल अनुपात का नियम किसने दिया था? गुणित या बहुल अनुपात का नियम किसने दिया था? 8वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा, है ना, जॉन डाल्टन, यानी कि डाल्टन। आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपके ये व्युत्क्रम, क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? तो ये दिए थे रिचर साहब ने दिए थे। कौन दिए थे? रिचर साहब ने दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः कार्बन के साथ मिलकर CH4 और CO2 बनाते हैं तो उनका द्रव्यमान निम्न के अनुपात में होता है। किसके अनुपात में होता है? आपको देखिए, इसका द्रव्यमान आपको हम सिखा दिए किस प्रकार से निकालते हैं, तो एक बार और आप समझ लीजिए। यहाँ पर हम जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि क्या होगा। इसका आंसर किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे कि यहाँ है CH4, तो हम लिखते हैं यहाँ पर CH4, ओके। और यहाँ पर है CO2, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 नीचे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका जब हम लिखेंगे अनुपात क्या होगा? कार्बन का हो जाएगा कितना? 6 दूनी 12, ठीक है, कितना हो जाएगा? 12। और यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना होगा? 4, ठीक है। और यहाँ कार्बन है, सेम रहेगा, 6 दूनी 12। और ऑक्सीजन कितना? 8, 2 एक से कम है तो 9 है, यानी कि कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 32। तो हम इस दोनों को हम क्या करें? आपस में काटेंगे, क्या हो जाएगा? 4 कम 4, 4 8 32, यानी कि आपका क्या हो जाएगा कि 1:8 आएगा। तो यही आपका आंसर है, यानी कि 1:8। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन इस प्रश्न का, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है प्यारे? तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता है। किसने कहा? यानी कि ऐसा कौन सा नियम है जिसमें रासायनिक यौगिक का संगठन का निर्माण, है ना, निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता है? किसने कहा? यह है आपका स्थिर अनुपात का नियम में कहा था, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का, ठीक है। इसके बाद हम समाप्त करेंगे। चलिए आइए देखिए, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो वो दिए थे प्राउस्ट साहब ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। तो आइए, हो गया आपका ये कंप्लीट। तो बताइए आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, है ना। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहले बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, पहुंच जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। किसी एक नए टॉपिक यानी कि चैप्टर हो या टॉपिक लेकर के, है ना। हर एक सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पर मिलता है।